हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हो सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में एंट्री लेने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे तो ये पढ़ाने में, और आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आता होगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज तक अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आया है तो वो आज तक ही रहने दो, क्योंकि इसके बाद से आपको ये चैप्टर हलवा लगने लगेगा। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब न्यूरल मतलब हमारा नर्वस सिस्टम कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा, कैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा, एंड कैसे वो दूसरे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा। तो हमें ये जानना है। क्या करना है भैया? ये जानना है। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरीके के सिस्टम आप लोगों को जानने हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो सर जब ये अगले चैप्टर में पढ़ना है तो हम लोगों ने इसका यहां पे जिक्र क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो होगा जो मैं यहां पे आपको जिक्र कर रहा हूं। इसका बात समझ में आ रही है? तो बस स्टार्ट करते हैं यार। चलिए प्रभु का नाम लेते हैं, जय श्री राम, और स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं मतलब मैं ब्रेन की बात कर रहा हूं, और अगर मैं ब्रेन की बात कर रहा हूं मतलब हम लोगों को दिमाग में तो एक नॉर्मल, अगर आप 10वीं पास करके पहली बार पढ़ रहे हो तो नर्वस सिस्टम का मतलब आपको लगता होगा दिमाग। तो अगर किसी इंसान में दिमाग है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में दिमाग है और उसका ब्रेन वर्क कर रहा है तो वो जिंदा है। मेरी बात समझो यार, वो क्या है? वो जिंदा है। और अगर वो जिंदा है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, एक बात बताओ, आपको एक नॉर्मल सी बात पता ही है कि एक बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इन ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक 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 ऑर्गेनिज्म बनता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो मतलब उसका सेल जिंदा है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरी बात समझना, अगर कोई जिंदा है या अगर आपको जिंदा रहना है तो आपके हर एक सेल को जिंदा रहना होगा। अगर आपके हर एक सेल को जिंदा रहना है तो आपके हर एक सेल को क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और अगर आपके सेल को एनर्जी चाहिए तो आपके सेल्स को मेटाबॉलिक रिएक्शंस करनी पड़ेगी। मतलब आपके शरीर में क्या होनी चाहिए? बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी चाहिए। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपको पता है दो तरीके की होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। सर कौन सी होनी चाहिए? बेटा दोनों ही अपने हिसाब से होनी चाहिए। अब ये रिएक्शन जो आपकी बॉडी में हो रही, इनको एक प्रॉपर 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 इन्वायरमेंट चाहिए, एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट चाहिए। अरे मेरी बात समझ में नहीं आई? इन रिएक्शंस को अगर कांस्टेंट इन्वायरमेंट आपकी बॉडी में नहीं मिलेगा तो ये रिएक्शंस होगी नहीं। ये रिएक्शंस होगी नहीं तो एनर्जी बनेगी नहीं, एनर्जी बनेगी नहीं तो आपके सेल्स को मिलेगी नहीं, और अगर आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपका सेल मर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपके हर एक सेल को जिंदा रहना होगा। अगर आपके सेल को जिंदा रहना है तो उस सेल को एनर्जी मिलती रहनी चाहिए, और अगर उसको एनर्जी मिलती रहनी चाहिए मतलब आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहनी चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और अगर आपके सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट चाहिए। भाई साहब रिएक्शन को अगर कांस्टेंट एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो रिएक्शन नहीं होती। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपकी बॉडी को एक तरीके से अंदर क्या बनाना पड़ेगा? कांस्टेंट एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। उसे बोलते हैं बेटा होमियोस्टेसिस। क्या बोल रहे, यहां लिख रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको? होमियोस्टेसिस। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपकी बॉडी के अंदर हमें क्या बनवाना पड़ेगा? एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा। इस कांस्टेंट एनवायरनमेंट को रखने के लिए भगवान ने हमें दो सिस्टम दे दिए, एक को बोलते हैं नर्वस सिस्टम, एक को बोलते हैं नर्वस सिस्टम, और एक को बोलते हैं बालक एंडोक्राइन सिस्टम। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आपकी बॉडी में अगर होमियोस्टेसिस यानी कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है तो भगवान ने आपको दो सिस्टम दिए हैं, एक है नर्वस सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आप समझो मेरी बात। नर्वस सिस्टम क्या करता है आपके, अभी मैं आपको एक बार एनसीईआरटी हल्की सी पढ़ा के दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिएगा।
अगर मैं आपको एंसर की तरफ लेके चलूं तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, यहां पे क्या बोल रहा है, एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। समझो मेरी बात, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि अगर आपकी बॉडी में सब कुछ संतुलन में रहना है, अगर आपकी बॉडी में सब कुछ संतुलन में रहना है तो आपकी बॉडी को एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। अब समझो मेरी बात, coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another। तो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कोऑर्डिनेशन का मतलब। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आपके दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करे और कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे के फंक्शंस को। मतलब अगर ये फंक्शन घटा रहा है तो ये फंक्शन बढ़ा दे। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? तो ये फंक्शन अगर घट रहा है तो ये फंक्शन क्या करे, इसको कॉम्प्लीमेंट करे और इसकी कमी को पूरी कर दे, ये बढ़ जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लो मैं ही हूं, मान लो मैं हूं और मैं एक रास्ते पे चल रहा, अरे मैं तो रास्ते पे चल रहा था, ठीक है, एक रास्ते पे चल रहा था और मुझे बगल में दिख गई सुंदर कन्या। क्या दिख गई? सुंदर कन्या। अब समझो मेरी बात, मैंने अपनी मुंडी ऐसे घुमाई और मैं सीधा चलता चला गया। जैसे ही मैं सीधा चलता चला गया और मेरी नजर कहां है, उस सुंदर लड़की की तरफ है, तो नीचे एक कुत्ते की पूंछ आ गई। जैसे ही उस कुत्ते की पूंछ आ गई और मैंने उस पर रख दिया पैर, समझो मेरी बात, जैसे मैंने उस पर पैर रखा तो उस कुत्ते ने मुझे देखा और मुझे भी पता लग चुका था कि मैंने कुछ तो किया है। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो वो कुत्ता मुझे देख रहा और मैं उसे देख रहा, बस फर्क ये था वो घुर्रा रहा था, मैं कांप रहा था। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? वो कुत्ता घुर्रा रहा था और मैं कांप रहा था। तो मैंने क्या किया, जैसे ही वो कुत्ता उठ के मेरी तरफ आने लगा, मैं भागा। मैं क्या किया? मैं भागा। जैसे ही मैं भागा तो मेरी मसल्स, जो मेरी टांगों की मसल्स थी, उनको एनर्जी चाहिए थी। अरे जो, क्योंकि मेरे मसल्स क्या कर रहे हैं, मैं भाग रहा हूं तो मेरी टांगों के मसल्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मेरी टांगों के मसल्स बहुत ज्यादा काम करते, उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो इन्होंने ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करने लग गए। मेरी बात समझो, मेरे मसल्स ऑक्सीजन को ज्यादा कंज्यूम करने लग जाए। क्यों? क्योंकि मैं भाग रहा हूं, उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आया होगा जब मैं भागने लगा होऊंगा थोड़ी देर तक, तो मेरे मसल्स के अंदर, मेरी पैरों के मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऑक्सीजन की क्या हो गई होगी? कमी होगी। उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए मेरा ब्रीदिंग रेट, मेरे लंग्स, मेरे लंग्स पहचान गए कि भैया इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मेरे लंग्स क्या करने लगे, अपनी ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया। क्या कर दिया? ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया। ब्रीदिंग रेट से क्या होगा, मैं ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लूंगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर खींचूंगा। क्या करूंगा? जल्दी जल्दी ऑक्सीजन खींचूंगा। लेकिन वो ऑक्सीजन यहां मेरे पैरों के मसल से कैसे पहुंच पाएंगे? वो पहुंच पाएंगे मेरे ब्लड के थ्रू। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो ब्लड के थ्रू क्या होगा, मेरे यहां पे क्या जाएंगे, मसल पे जाएंगे ऑक्सीजन। तो वो ब्लड कैसे जाएगा? वो ब्लड होगा हार्ट से पंप होके जाएगा। तो हमारा हार्ट भी तेज तेज करने लग गया, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आ रही उतनी जल्दी इसको भेजना भी पड़ेगा। तो मेरा हार्ट रेट भी इंक्रीज हो गया। तो देखो कैसे दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और कॉम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे ही मेरे पीछे से वो कुत्ता हटेगा, मैं जैसे ही थमूंगा तो मेरे यहां पे मेरे मसल्स ऑक्सीजन दोबारा से कम कंज्यूम करने लगेंगे। जैसे ही ऑक्सीजन कम कंज्यूम करने लगेंगे तो मेरे लंग्स को पता लग जाएगा कि अब ऑक्सीजन की जरूरत इतनी नहीं है। तो ब्रीदिंग रेट धीरे 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 नीचे आने लगेगा, और जैसे वो नीचे आने लगेगा तो मेरे हार्ट को भी पता लग जाएगा कि भैया अब इतनी जरूरत नहीं है जल्दी जल्दी हार्ट ब्लड को पंप करने की। तो हमारा हार्ट रेट भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक तरीके से देखो, वापसी एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन कर दिया, और ये कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बता रखा है, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, तो हम जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है ना, फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। समझे मेरी बात? अब देखो, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज। अब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ा दी गई है क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो इंक्रीज सप्लाई ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब ब्रीदिंग रेट की बात कर रहे हैं, है ना? तो रेट बढ़ा दिया,
इसके अलावा हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स। तो देखो यहां पे कितने सारे चीजें आपस में मिलके काम कर रही है ना। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशंस, है ना। तो ये जब जैसी मैंने एक्टिविटी रोकी तो ये सारे के सारे नॉर्मल कंडीशंस में आ गए, होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया। दस द फंक्शंस ऑफ मसल्स, लंग्स, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise। मतलब ये जो हमारे मसल्स, लंग्स, हार्ट जितने भी चीजें थी ये एक तरीके की कोऑर्डिनेशन में थी जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे, है ना। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion। मतलब अगर इस कोऑर्डिनेशन को आपको मेंटेन करके रखना है, इस कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है, तो आपको भगवान ने दो दी हैं जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब समझो मेरी बात, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों का काम एक ही है, कि आपके पूरे शरीर में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। लेकिन इन दोनों का मतलब काम एक है, मकसद एक है, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग है। देखो जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इंफॉर्मेशन चाहे नर्वस सिस्टम पहुंचाए चाहे एंडोक्राइन सिस्टम पहुंचाए, ये किसी ना किसी बेटा ऑर्गन पे पहुंचाएगा, किसी ना किसी किसे पहुंचाएगा, ऑर्गन पे पहुंचाएगा। और ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। क्या बोलते हैं बालक? टारगेट ऑर्गन। अरे बात समझ में है कि नहीं? अब समझो मेरी बात, नर्वस सिस्टम अपना इंफॉर्मेशन टारगेट ऑर्गन तक अलग तरीके से पहुंचाता है और एंडोक्राइन सिस्टम अपना इंफॉर्मेशन टारगेट ऑर्गन तक अलग तरीके से पहुंचाता है। समझो कैसे। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। एक क्या है? ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। बात समझ में आ रही है? एक पूरी तरीके का ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब मेरी बात समझो, नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा मैं, आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर न्यूरॉन्स के बारे में। किसके बारे में? ये आपने 10वीं क्लास आप पढ़ के आए होगे अपनी। ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये सेल बॉडी होती है, ये आपका एक्सॉन होता है, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल होता है। पूरा स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा, मेरी बात समझो। तो जो भी इंपल्स जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी, वो इस न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगी। न्यूरॉन्स के यहां पे इंपल्स आएगी और वो ऐसे जाएगी, यहां तक जाएगी। फिर एक और न्यूरॉन होगा ऐसे करके, फिर ऐसे एक और न्यूरॉन होगा, फिर ऐसे करके एक और न्यूरॉन होगा। तो ये देखो एक तरीके से इंफॉर्मेशन मान लो यहां से शुरू हुई और ये देखो इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंची। तो एक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, है ना। अरे यहां से शुरू हुआ था और यहां पे खत्म हो गया, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? नर्वस सिस्टम के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? ये मेरी बात समझो। इसके अलावा ये बेटा फास्ट स्पीड होता है, टाइम नहीं लेता है। जरा सा भी इंपल्स आया तुरंत पहुंचा देगा बेटा। फास्ट स्पीड है, स्लो काम नहीं करता। ऐसे मान लो, एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने लाइट देखी, आपको देखो लाइट और स्विच, इन दोनों के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है बेटा। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या होता है? इनके बीच में वायर है। जैसे इनके बीच में आपको वायर दिख रही है, इनके बीच में वायर, आपको न्यूरॉन्स की वायर दिख रही, यहां पे आपको कॉपर वॉपर की, हेवल्स की वायर दिखती है कि नहीं? है ना, हेवल्स का एक ऐड आता है ना, हेवल्स की वायर। तो वो क्या करता है? जैसी बटन दबाओगे तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचा, मतलब तुरंत इलेक्ट्रिसिटी पहुंची और बल्ब जल गया। जैसे ही मैं इसको बटन को बंद करूंगा, स्विच ऑफ करूंगा, तुरंत बल्ब बंद हो जाएगा। ऐसे ही बेटा हमारी इंफॉर्मेशन भी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ही, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ही जाती है। या मैं बोलूं इन चार्जेस के, अरे करंट मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। करंट मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो जैसे हमारे यहां पे आपने देखा करंट कैसे फ्लो होके गया, मतलब चार्ज कैसे फ्लो होके गया, ऐसे ही हमारे इंफॉर्मेशन, या मैं बोलूं हमारी इंपल्सिस भी इन न्यूरॉन्स के थ्रू एक तरीके से करंट की तरह जाती है। ऐसे करंट की तरह जाती, करंट बोलूं या मैं बोलूं इन फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक मेरी बात क्लियर है। अब समझो मेरी बात, ये जो नर्वस सिस्टम होता है, ये जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है बेटा, वो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचाता है। क्या करता है? एग्जैक्ट लोकेशन पे। बेटा सारे पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचाता है। एग्जैक्ट लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या है? ये टारगेट ऑर्गन। ये लोकेशन क्या है? टारगेट ऑर्गन। भैया मैंने बटन ऑन किया तो एग्जैक्ट लोकेशन, मुझे पता था मुझे वो वाला बल्ब जलवाना है, तो एग्जैक्ट लोकेशन पे वो क्या किया? जल गया। लेकिन
लेकिन मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं है? सेम चीज कोई इंपल्स, कोई इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गन तक जानी है तो वो एक तरीके का एग्जैक्ट लोकेशन पे जाएगी, क्योंकि वो न्यूरॉन वहां से शुरू होगा और खत्म होगा उसके टारगेट ऑर्गन पर। तो यह वाला इंफॉर्मेशन और कहीं जा ही नहीं सकता, वो सीधा कहां पहुंचेगा? इसी टारगेट ऑर्गन पर पहुंचेगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही? क्या मेरी बातें क्लियर हो रही? अब मेरी बात समझो, ये होता फास्ट है, ये होता फास्ट है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है बेटा। क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए होगा। तुरंत आएगा इंफॉर्मेशन, तुरंत आएगी और बहुत स्लो समय के लिए आएगी। मतलब समझो, अगर मैंने आपको ऐसे करके छुआ तो इंपल्स आया, एक इंफॉर्मेशन आई कि इसने मुझे छुआ है, लेकिन वो इंपल्स आई, मैंने जैसे हाथ हटाया वो इंपल्स चली गई, बहुत ही शॉर्ट लिव। लेकिन अगर मैं आपको हल्का सा फूक भी मार दूंगा ऐसे ऐसे, तो आपको पता लग जाएगा इंपल्स आया है, इंफॉर्मेशन आया है। लेकिन वो फूक मारने के बाद जैसे ही हटाऊंगा तो वो इंपल्स गायब भी हो जाएगा। तो फास्ट स्पीड होती है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। अब आ जाओ बेटा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो इसके अंदर होता है बेटा हॉर्मोन्स। इसके अंदर क्या होते हैं? हॉर्मोन्स। इनके अंदर जो इंपल्स होती है, एक तरीके से अभी बताऊंगा, चलो आगे बताऊंगा। इनके अंदर जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो कौन कैरी कर रहा है बेटा? हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स क्या होते हैं? एक तरीके के केमिकल्स होते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? एक तरीके के केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, अब मेरी बात समझना। एंडोक्राइन के जो सिस्टम होता है, अगर इसको इंफॉर्मेशन भेजनी है, किसको? इस टारगेट ऑर्गन को, तो यहां पे कोई भी आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन नहीं देखने मिलता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है। रीजन क्या है बेटा? ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इसके अंदर होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं बेटा वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं। अगर एक पल को डक्ट होती तो वो डक्ट मान लेते हैं यहां से लेकर टारगेट ऑर्गन तक कनेक्ट हो जाती, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास तो डक्ट है ही नहीं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए ये स्लो प्रोसेस है। ये क्या है बेटा? अगर एंडोक्राइन सिस्टम इस टारगेट ऑर्गन को इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा होगा तो ये क्या होगा? एक तरीके का स्लो प्रोसेस होगा। क्योंकि रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे बेटा कोई भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। तो ये हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स है ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते कैसे हैं? तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं और ये हार्मोन्स सीधा जाते हैं बेटा ब्लड या लिम्फ के अंदर, ब्लड या लिम्फ के अंदर। और इस ब्लड और लिम्फ के थ्रू हमारी यहां से निकल रही होती है, देखो ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये पहुंचता है टारगेट ऑर्गन के पास और वहां पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन देता है। तो मेरी बात समझो, ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, ये फास्ट था, ये स्लो प्रोसेस है। ये क्या है बेटा? स्लो प्रोसेस है। मगर वो फास्ट तो था लेकिन शॉर्ट लिव्ड था, ये स्लो है लेकिन लॉन्ग लिव्ड है। मतलब एक हार्मोन का असर काफी टाइम तक आपको देखने को मिलता है, काफी टाइम आपको देखने को मिलता है। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। सर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में मिलके काम करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में मिलके काम करते हैं। मतलब नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को बोल सकता है, इंपल्स भेज सकता है कि ये काम कर दे, और एंडोक्राइन सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलस भेज सकता है। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्वस सिस्टम हमेशा एंडोक्राइन सिस्टम को बोलेगा ना, यहां पे गिवन टेक का बिजनेस चलता है भैया। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और एंडोक्राइन सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम के साथ भी कर सकता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों आपस में मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बेटा इंटीग्रिटी सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी सिस्टम। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को भी स्टिमुलस भेज सकता है और एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलस भेज सकता है। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? आई थिंक सारी बातें आपको यहां पे क्लियर हो गई होंगी। तो हल्का सा दोबारा से थोड़ी सी एनसीईआरटी की स्टडी की तरफ दोबारा चलते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी आगे क्या कहती है। चलो भाई, तो द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स, देखो एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना। नाउ द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स, मतलब ये भी आपको एक कनेक्शन देगी लेकिन हॉर्मोन्स के थ्रू, है ना। और मैंने आपको बता दिया हॉर्मोन्स के थ्रू वो ब्लड वेसल के थ्रू, ब्लड के थ्रू होता जाएगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आप न्यूरल सिस्टम ह्यूमन पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले वो लिखा हुआ है, हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते ही चलेंगे। लेट्स स्टार्ट न्यूरल सिस्टम, लेट्स स्टार्ट न्यूरल सिस्टम, लेट्स स्टार्ट न्यूरल सिस्टम। आंखें खोल लो,
दिमाग लगा लो क्योंकि मजा आने वाला है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बस पढ़ते चलेंगे नाउ। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। एनसीईआरटी बोलती है कि हमारा पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम, एनिमल्स के अंदर न्यूरल सिस्टम पूरा का पूरा एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना है जिसे बोलते हैं न्यूरॉन्स। आगे पढ़ेंगे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, अभी वेट करते हैं। इन्होंने बोला कि हमारा पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम एक सेल से मिलकर बना हुआ है, उसे बोलते हैं न्यूरॉन्स। और वो न्यूरॉन्स बेटा हाईली स्पेशलाइज्ड है। हाईली स्पेशलाइज्ड मतलब इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज है। और क्या प्रॉपर्टीज है समझो मेरी बात, इनके पास 3 प्रॉपर्टीज है जो एनसीईआरटी यहां लिखी हुई है। देखो 3 प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज है कि ये लोग डिटेक्ट करते हैं, दूसरा है रिसीव करते हैं, और तीसरा है ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। क्या ट्रांसमिट करते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? तो न्यूरल सिस्टम जो होता है हमारा वो पूरा का पूरा हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स न्यूरॉन्स को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास ये 3 प्रॉपर्टीज है, डिटेक्ट करने की, रिसीव करने की और ट्रांसमिट करने की। कहा एक क्या चीज डिटेक्ट रिसीव करने की? अलग अलग सिग्नल्स, अलग अलग स्टिमुलाई। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? डिटेक्ट कर रहा है। अब मान लो हमारा न्यूरॉन कोई भी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर रहा है, अब वो हल्की इंफॉर्मेशन को भी डिटेक्ट कर लेगा। मतलब अगर मैं आपको हल्की सी फूंक भी मार दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि फूंक आई है। जरूरी नहीं है कि मैं आपको चूटी मारूं, कि मैं आपका हाथ लेके गर्म तवे पे लगाऊं तो ही आपको लगेगा अरे सिग्नल आया है। माइनस सिग्नल भी हमारा न्यूरल सिस्टम, हमारा न्यूरॉन डिटेक्ट कर लेता है। मतलब हमारे न्यूरॉन्स डिटेक्ट की बात करूं तो हमारे कहीं ना कहीं जो न्यूरॉन्स है बेटा वो सेंसिटिव है। क्या है बेटा? सेंसिटिव है ना। अब समझो डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर डिटेक्ट करने के बाद क्या कर लेते हैं ये लोग? एक्साइट हो जाते हैं बेटा। न्यूरॉन्स क्या करते हैं हमारे? एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट मतलब क्या होता है कि ये जो भी स्टिमुलस आया है उसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद ये लोग एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट मतलब इनके अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल बेटा? आगे पढ़ाऊंगा। एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट हो जाता है बेटा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। किसके अंदर? न्यूरॉन्स के अंदर। इसे बोलते हैं रिसीव करना। अगर हमारे न्यूरॉन्स के अंदर ये पोटेंशियल जनरेट ना हो तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कोई चीज हमें छू के गई या कोई चीज हमें काट के गई। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ही हमें पता लगता है कि सिग्नल आया है ना। अब ये एक्शन पोटेंशियल, ये सिग्नल क्या करता है? पहुंचता है। ये हम लोग क्या करते हैं? अगर मान लो यहां पे इंफॉर्मेशन आई है तो ये इंफॉर्मेशन क्या करेगी? ट्रांसमिट होगी हमारे कहां? सीएनएस यानी ब्रेन के अंदर, ब्रेन पे जाएगी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब न्यूरॉन्स ट्रांसमिट भी करते हैं सिग्नल्स को। इसी को बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी करना। क्या करना? कंडक्टिविटी करना। तो कहने का मतलब अगर आपको बोले कि न्यूरॉन्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ तो बोल सकते हैं डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई। लेकिन डिटेक्ट की जगह अगर सेंसिटिव लिखा हो, रिसीव की जगह अगर एक्साइटेबल लिखा हो और ट्रांसमिट की जगह अगर कंडक्टिविटी लिखा हो तो यह बात भी ठीक है, कोई किंतु परंतु इसके अंदर नहीं होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? आई थिंक सारी बातें यहां तक आपको क्लियर है बेटा। एनसीईआरटी का अभी तो मैं दूसरा ही पेज पे पहुंचा हूं, लेकिन आप खुद सोचो ना कि कितनी चीजें मैंने आपको बता दी अब तक, कितनी चीजें बता दी। एनसीईआरटी में बहुत कंप्राइज वे में लिखा हुआ है, लेकिन ये सब बता रहा हूं वो जो चीजें आपको जाननी चाहिए। अब देखो बेटा, ये जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो न्यूरल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है हमारे में, वो वेरी सिंपल। अगर लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, अगर मैं हाइड्रा की बात करूं तो उसमें सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। और न्यूरॉन्स भी कैसे? बस ऐसे, ना उनके पास डेंड्राइट है और ना उनके पास एक्सॉन है, बस उनके पास क्या है? ऐसे करके सेल बॉडी, बस सेल बॉडी है ऐसे करके। ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा? ए पोलर न्यूरॉन। बाद में पढ़ाऊंगा, ए पोलर न्यूरॉन बोलते हैं, बाद में पढ़ाऊंगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करूं तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके का न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है ना। जैसे हाइड्रा के अंदर बता रखा है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। बात क्लियर है? अब आ जाओ न्यूरल सिस्टम हमारा बेटर ऑर्गेनाइज्ड है इंसेक्ट्स के अंदर। किसके अंदर? इंसेक्ट्स के अंदर। थोड़ा ऊपर बढ़ गए ना हम लोग, थोड़ा ऊपर आ गए तो वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट, इसमें ब्रेन होता है along with a number of ganglia and neural tissue। सर ये गैंग्लिया क्या है? सर ये गैंग्लिया क्या है बेटा? थोड़ी देर में बताऊंगा, वेट कर ले, बस थोड़ी देर में बताऊंगा गैंग्लिया क्या होता है, बस थोड़ा सा वेट कर ले, ठीक है ना। अब वर्टिब्रेट जैसे हम लोग,
वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, हमारा कुछ ज्यादा ही डेवलप्ड है, हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, नर्व्स है, बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? क्या मेरी बातें आपको क्लियर हो रही है? लेट्स स्टार्ट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, लेट्स स्टार्ट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब हमारा न्यूरल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अगर मैं अपने नर्वस सिस्टम की बात करूं, अब मैं आपको एक अलग पेज पे लेके चल लेता हूं, अलग पेज पे। लेट्स गो टू अनदर पेज, यो योहान सिंह, लेट्स गो टू अनदर पेज। मैं यहां पे एक पेज और खोल लेता हूं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नर्वस सिस्टम। अब हमने अपने नर्वस सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। यहीं पे बेटा मैं आपको बहुत चीजें समझा दूंगा, बहुत चीज समझा दूंगा, जो आप पूरा एनसीईआरटी में खोजते रहोगे ना, वो आपको सारा यहीं मिल जाएगा। तो इसलिए ज्यादा आप लोग टेंशन न को लेने का। अब नर्वस सिस्टम की बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे हमने नर्वस सिस्टम को भाई दो हिस्सों में बांटा है, दो हिस्सों में बांटा है। अब देखो नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, एक हमारा जो सेंट्रली बॉडी लोकेटेड हो, सेंट्रली। अब सेंट्रली में मेरे पास क्या है, देखो ब्रेन और स्पाइनल कोड, भाई ब्रेन और पीछे होगी मेरी क्या, स्पाइनल कोड। तो सेंट्रल लोकेशन मेरी क्या हो गई, सेंट्रल लोकेशन में मेरे पास क्या क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसी को बोलते हैं बेटा CNS। इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्रेन, और दूसरा होता है बेटा हमारा स्पाइनल कोड। क्या होता है? स्पाइनल कोड। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये हो गया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जब ये लोकेशन हमारी सेंट्रली प्लेस्ड है। अब सेंट्रल के अलावा ये हिस्सा हो गया बेटा, इस सेंटर से दूर जाना, मतलब ये पेरिफेरी की तरफ जाना। क्या जाना? पेरिफेरी की तरफ जाना। इसलिए जब सेंटर से अलग यहां पे देखूंगा तो इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसी को प्यार से बोलते हैं बेटा PNS। क्या बोलते हैं? PNS, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब समझो मेरी बात, बहुत सिंपल बातें बताऊंगा, समझना है तुम्हें, बस समझना है तुम्हें। देखो भाई, ये हो गया मेरा ब्रेन, ये हो गया मेरा ब्रेन, है ना। ये होगी मेरी क्या बेटा, स्पाइनल कोड। ये होगी मेरी क्या, स्पाइनल कोड। बात समझ में आई? ये हो गया ब्रेन, दिस इज द ब्रेन, दिस इज ब्रेन, और ये होगी मेरी स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलके मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहा है। अब समझो मेरी बात, इस ब्रेन से निकलती हैं कुछ नर्व्स। क्या निकलती हैं? कुछ नर्व्स। सर ये नर्व्स क्या होती हैं अभी बताऊंगा बेटा। नर्व्स, इन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेनियल नर्व्स। और देखो ये क्रेनियल नर्व्स की बात करूं, देखो पेरिफेरी पे जा रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? ये हिस्सा हो गया पेरिफेरी, क्योंकि ये हो गया पूरा सेंट्रल, ये पूरा सेंट्रल, तो ये हो गया पेरिफेरी। तो ये ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स ऐसी स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती हैं, ऐसी स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकल रही होती हैं, इनको बोलते हैं बेटा स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। बेटा याद रहेगा, याद रहेगा। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 24, यानी 12 पेयर्स, 12 पेयर्स होती है हमारी क्रेनियल नर्व्स, और 31 पेयर्स होती है हमारी क्या, 31 पेयर्स होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। तो ये क्रेनियल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स दोनों के दोनों बेटा इंक्लूड हो गए हमारे किसके अंदर, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व हमारे दोनों के दोनों किसके अंदर इंक्लूड हो गए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो गए। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ये नर्व क्या होता है, मेरी बात समझो, ये नर्व क्या होती है, मेरी बात समझो। अब देखो, अब मैं आपको नर्व समझाता हूं। देखो नर्व का सिस्टम बनाना बहुत ईजी है, नर्व समझनी बहुत ईजी है। ये देखो, मान लो ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा न्यूरॉन। चलो मैं आपको सारी चीजें ही क्लियर कर देता हूं। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ क्या होती है बेटा, टर्मिनोलॉजी होती है, जो आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। देखो ये हो गया आपका CNS, सॉरी ये आपका CNS कह रहा हूं, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका न्यूरॉन, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है। ये होगी आपकी, देखो ये होगी आपकी सेल बॉडी, ये क्या होगी आपकी सेल बॉडी, और ये हो गया बेटा आपका एक्सॉन, ये क्या हो गया एक्सॉन। अब देखो ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, दिख रही है आप लोगों को, ये होगी आपकी ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, और ये होगी आपको दिख रही होगी ग्रुप ऑफ एक्सॉन,
क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ एक्सॉन। अरे आपको दिख रहा है, ये होगी आपकी ग्रुप ऑफ सेल बॉडी और ये होगी आपकी ग्रुप ऑफ एक्सॉन। अब समझो मेरी बात, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को बेटा सीएनएस में अलग नाम से जानते और पीएनएस में अलग नाम से बुलाते हैं। सीएनएस में अलग नाम से जानते और पीएनएस में अलग नाम से जानते हैं। ये मैं आपको मिटा के दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। और बेटा ग्रुप ऑफ एक्सॉन को सीएनएस में अलग नाम से जानते और पीएनएस में अलग नाम से जानते। भाई ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, सीएनएस में मैं अलग नाम से बोलूंगा, पीएनएस में मैं अलग नाम से बोलूंगा। ग्रुप ऑफ एक्सॉन यानी एक्सॉन के बंडल, सीएनएस में इसका अलग नाम है, पीएनएस में इसका अलग नाम है। अरे सीएनएस पीएनएस समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखी जाती है तो बेटा इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। मतलब अगर सीएनएस यानी ब्रेन या स्पाइनल कोड में मुझे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी दिखती है, मतलब बहुत सारे सेल बॉडी के गुच्छे दिखते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा बेटा न्यूक्लियाई। क्या बोलूंगा? न्यूक्लियाई। लेकिन अगर मुझे पीएनएस में दिखता है ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, तो इसी को बोलूंगा बेटा मैं गैंग्लिया। क्या बोलूंगा? गैंग्लिया। अरे बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? गैंग्लिया बोल दूंगा। अब आगे समझो, अगर ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन मेरे को सीएनएस में दिखता है तो मैं इसको बोलता हूं ट्रैक्ट। तो मैं इसको क्या बोलता हूं? ट्रैक्ट। और यही सेम चीज अगर ग्रुप ऑफ एक्सॉन मुझे पीएनएस में दिख जाए तो मैं इसको बोलता हूं नर्व। क्या बोलता हूं भाई? नर्व। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये क्रेनियल नर्व और ये स्पाइनल नर्व, ये नर्व क्या है? ये नर्व कुछ भी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन है। और ये मैं कहां पढ़ा रहा हूं? पीएनएस में पढ़ा रहा हूं ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ा रहा हूं ना। तो पीएनएस में ग्रुप ऑफ एक्सॉन को क्या बोलते हैं बेटा? नर्व बोलते हैं। मतलब समझो मेरी बात, ब्रेन से बहुत सारे एक्सॉन के बंडल्स, एक्सॉन के ग्रुप निकल रहे होते हैं, है ना। तो वो पेरिफेरी तरफ जा रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इसलिए उसको मैं बोल रहा हूं नर्व। मेरी बात समझ में है कि यही ग्रुप ऑफ एक्सॉन यानी एक्सॉन का बंडल अगर मेरे को सीएनएस में दिख जाएगा तो मैं ट्रैक्ट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? ट्रैक्ट बोल दूंगा। बेटा सेरिब्रम में पढ़ाऊंगा इस चीज को, ट्रैक्ट को। अरे मेरी बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अरे मेरी बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो ये हो गया बेटा नर्व, है ना, ये हो गया नर्व। अब ये जो नर्व होती है, ये जो नर्व फाइबर्स होती हैं, ये जो नर्व फाइबर्स होती हैं बेटा, ये भी दो तरीके की होती हैं। ये भी क्या होती है? दो तरीके की होती है। कौन कौन से दो तरीके की होती है बेटा? मिटा रहा हूं, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले ही मिटा दे रहा हूं। ये नर्व बेटा, नर्व फाइबर जो होती हैं ये भी दो तरीके की होती है। एक होती है बेटा सेंसरी, एक होती है सेंसरी नर्व फाइबर, या फिर इसको बोलते हैं एफरेंट सेंसरी, या मैं बोलूं एफरेंट। और दूसरा होता है बेटा मोटर नर्व फाइबर, या मैं बोलूं इसको इफरेंट फाइबर। अब समझो क्या मतलब है, मान लो बेटा ये हमारा सीएनएस है और ये हमारा क्या है बेटा? टारगेट ऑर्गन। क्या है? टारगेट ऑर्गन। अब समझो मेरी बात, ये मेरा सीएनएस और ये मेरा टारगेट ऑर्गन। देखो टारगेट ऑर्गन से कोई स्टिमुलस या कोई सिग्नल सीएनएस तक अगर जाता है ना, तो समझो मेरी बात, यहां पे मैंने कुछ इंपल्स दिया, तो यहां के जो इंपल्स हुआ तो यहां पे कुछ चीज सेंस हुई, यहां पे कोई चीज सेंस हुई, तो यहां पे होते हैं हमारे सेंसरी नर्व फाइबर्स। ये सेंसरी नर्व फाइबर्स इस इंपल्स को, इस इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे मेरे कहां? सीएनएस के पास। तो इनको बोलते हैं सेंसरी नर्व फाइबर, या मैं बोलूं बेटा एफरेंट नर्व फाइबर। क्या बोलूं? एफरेंट नर्व फाइबर। मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और अब ये इंफॉर्मेशन यहां पहुंची, अब ये सीएनएस क्या करेगा बेटा? ये सीएनएस इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। अरे मेरी बात समझो, प्रोसेस करेगा और बोलेगा कि अब फिर उसके बाद क्या बोलेगा? एक प्रॉपर एक्शन बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। कहने का मतलब समझ, ये हाथ है, मैंने जैसे इसको गर्म पे रखा, तो ये क्या करेगा? यहाँ के सेंसरी नर्व फाइबर या एफरेंट इस इंपल्स को लेके जाएंगे मेरे ब्रेन के पास। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और हमारे क्या करेगा? इस हाथ को भेजेगा क्या? एक इंफॉर्मेशन की भैया गर्म है, हाथ हटा ले। इसका मतलब इसने हमारे इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी किया और कंट्रोल भी किया, तो मैं अपना हाथ हटा लूंगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सीएनएस से जो इंफॉर्मेशन जाती है वो लेके जाती है बेटा हमारी मोटर नर्व फाइबर। कौन लेके जाती है? मोटर नर्व फाइबर। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? या इसी को बोलते हैं इफ्रंट नर्व फाइबर, इफ्रंट भी बोलते हैं बेटा। सारी बातें क्लियर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, इसका काम क्या है? इसका काम है
कि ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। क्या करता है बेटा? प्रोसेस करता है किसको? इसको अगर मैं एनसीईआरटी की लाइन में समझाऊं तो एनसीईआरटी की लाइन में अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो ये मिटाना पड़ेगा कि ये साइट है, इट इज अ साइट ऑफ इंफॉर्मेशन, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, प्रोसेसिंग, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड प्रोसेस। अभी पढ़ाऊंगा बेटा एनसीईआरटी, अभी पढ़ाऊंगा। मतलब ये सीएनएस है जहां पे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती और प्रोसेस होता। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? तो सीएनएस में ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अब देखो बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है हमारा क्या? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अरे मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब समझो मेरी बात, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसमें हमारा सीएनएस इंफॉर्मेशन भेजता है किसको? स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। तो समझो मेरी बात, इंफॉर्मेशन सीएनएस से स्केलेटल मसल्स पे जाए या स्केलेटल मसल से सीएनएस की तरफ आए। अरे मेरी बात सिर्फ में है कि नहीं आई? अरे अगर सीएनएस से स्केलेटल मसल की तरफ जा रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है स्केलेटल मसल से सीएनएस की तरफ जा रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है कौन सा होगा? सेंसरी इंपल्स होगा। और ये वाला बेटा मोटर इंपल्स होगा। ये थोड़ी है कि सिर्फ सेंसरी जाएगा मोटर आएगा ही नहीं भैया, अगर सेंसरी गया तो मोटर भी आएगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोनों तरफ होता है, आदान प्रदान होता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब इंपल्स को जाना हमारा किसको? स्केलेटल मसल्स को। यही सेम चीज अगर हमारे स्मूथ मसल्स को या इनवॉलेंट्री मसल्स को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर उनको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, स्मूथ मसल्स को या इनवॉलेंट्री मसल्स को, ऐसे मसल्स को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बस में कि नहीं आई? तो इनवॉलेंट्री मसल्स जिनको हम कंट्रोल, अरे मसल्स की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर मैंने बोल दिया, इनवॉलेंट्री मसल की बात करें, है ना, तो वो होता है बेटा हमारा, कौन करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कौन करता है? ऑटोनोमस। देखो सीएनएस टू, ये देखो ऐसे स्मूथ मसल्स यानी इनवॉलेंट्री मसल, वैसे ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बेटा नहीं होती। अब देखो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है एसिम्प्टोमेटिक। अच्छा आपको मैं एक बात बताता हूं, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना भाई बेटा, ये सारा का सारा, ये देख, एक सेकंड रुक जा, ये सारा का सारा आपको ना यहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऐसा मत सोचना है कि आप लोगों को कुछ मिल नहीं रहा, ये सारा बेटा यहां लिखा हुआ है। थोड़ा मैं इसको क्या बोलते हैं, पूरा समझा रहा हूं आप लोगों को यहां पे पहले से ही। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, हर एक वर्ड बेटा एनसीईआरटी का है। यहाँ पे हर एक वर्ड एनसीईआरटी का है। अगर मैंने एक भी वर्ड एनसीईआरटी से अलावा बोल दिया होगा ना तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? मेरे को हंसी इसलिए आ गई कि मैं पैरासिम्पथेटिक को एसिम्प्टोमेटिक लिख रहा था। कोई बात नहीं। तो एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। भाई साहब पता नहीं कहां ही दिमाग चल रहा था, बताऊं मैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम वर्ड ही भूल गया। कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेनली हमारे ऐसे नर्वस सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है हमारा इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल्स को। इसके एग्जांपल देख लो बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है। इसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, नहीं तो आगे मैं आपको बता दूंगा। एक और एनसीईआरटी ने जिक्र कर रखा है जिसे बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? विसरल नर्वस सिस्टम। अब समझो एनसीईआरटी ना पता नहीं क्यों कभी कभार ऐसी हरकत करती है कि मतलब ना चाहते हुए भी मन करता है कि समझाऊं मैं एनसीईआरटी लिखने वालों को कि क्या क्यों कर रहे हो ऐसा, पता नहीं क्यों करते हैं।
तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, विसरल नर्वस सिस्टम एक और तरीके का नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो पीएनएस में इंक्लूड होता है, पीएनएस में इंक्लूड होता है, जो क्या करता है हमारे विसरल ऑर्गन्स को, हमारे क्या करता है, विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, या विसरल ऑर्गन्स को इंफॉर्मेशन भेजता है। भाई विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, मतलब इनवॉलेंट्री है। मतलब क्या है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। भाई मेरा स्टमक है, मेरे कंट्रोल में है क्या, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा लीवर है, मेरे कंट्रोल में है क्या, नहीं है। मेरा हार्ट मेरे कंट्रोल में है क्या, नहीं। मेरे लंग्स मेरे कंट्रोल में है क्या, नहीं। तो इन ऑर्गन्स को जो इंफॉर्मेशन भेजता है वो हमारा कौन है, विसरल नर्वस सिस्टम। भाई एक बात बताओ, ये विसरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोनों सेम नहीं लग रहे? ये भी तो हमारे स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, ये भी तो हमारे विसरल ऑर्गन्स, यानी विसरल ऑर्गन मतलब इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री को कंट्रोल कर रहा है। दोनों सेम ही तो है। बट अगर एनसीईआरटी है तो आपको एनसीईआरटी की ही सुननी पड़ेगी भाई। वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट गो बिहाइंड द एनसीईआरटी और बियॉन्ड द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज बाइबल। तो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये साइट है फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। मैं आपको बता चुका हूं। पीएनएस में क्या आता है बेटा, नर्व्स आती हैं, नर्व्स आती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है ना। अब ये ब्रेन में देखो दो होती है, एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट नर्व फाइबर क्या है, जो ट्रांसमिट करती है टिश्यू या ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को, कहा, सीएनएस में। और इफरेंट क्या करती है, वो रेगुलेटरी, मतलब क्या करना है अब, है ना, वो भेजती है फ्रॉम सीएनएस टू द पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन्स। बता चुका हूं। पीएनएस को अगेन डिवाइड कर दिया, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, यानी ऑटोनॉमस ही बोलो। सोमैटिक सिस्टम क्या करता है, इंपल्स को भेजता है फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल से सीएनएस पे भी आता है। बात समझ में आ रही है। वाइल द ऑटोनॉमिक की बात करूं तो ये ट्रांसमिट करता है इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। अब देखो यहां इसने बोल दिया स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, है ना। अब देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया हमने किसमें, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, अब आगे समझो। बोलता है कि विसरल नर्वस सिस्टम पार्ट है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो कंप्राइज करता है नर्व्स, फाइबर्स, ये सब बता चुका मैं आपको, मतलब नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सस मतलब नेटवर्क, गुच्छा, बाय विच इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम सीएनएस टू विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू द सीएनएस। विसरा मतलब विसरल ऑर्गन्स, विसरा मतलब बेटा विसरल ऑर्गन्स। क्या मेरी बातें क्लियर हुई यहां तक, क्या मेरी बातें क्लियर हुई? लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज नर्वस टिश्यू। लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज नर्वस टिश्यू। बेटा नर्वस टिश्यू स्टार्ट कर रहे, नर्वस टिश्यू स्टार्ट कर रहे, नर्वस टिश्यू स्टार्ट कर रहे, बहुत मजा आएगा, समझो। नर्वस टिश्यू स्टार्ट कर रहे, अब समझो मेरी बात। नर्वस टिश्यू, नर्वस नर्वस मत हो बेटा, अभी तक आपको एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा। तो नर्वस टिश्यू मतलब समझो, ये पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम जो है, एक तरीके का ऑर्गन सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा बना होगा हमारा किससे, टिश्यूज से। किससे बना होगा बेटा, टिश्यूज से। तो वो टिश्यूज जो इस नर्वस सिस्टम को बना रहे होंगे उनको बोलते हैं बेटा न्यूरल टिश्यूज। क्या बोलते हैं, न्यूरल टिश्यूज। अब मेरी बात समझो, हमारी बॉडी में कुछ भी बना है, हमारी बॉडी में अगर कुछ भी बना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वो क्या बना होगा, 3 जर्म लेयर से मिलकर बना होगा, या तो एक्टोडर्मल होगा, या तो मेसोडर्मल होगा, या तो एंडोडर्मल होगा। तो न्यूरल टिश्यू हमारा क्या होता है बेटा, एक्टोडर्मल, मतलब एक्टोडर्म की लेयर से बना है। तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो बेटा, न्यूरल टिश्यू पढ़ाने से पहले जरा आपको टिश्यू के बारे में थोड़ी बात पता होनी चाहिए, टिश्यू के बारे में थोड़ी बात पता होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट दी टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? सो व्हाट इज टिश्यू, सवाल यही उठ गया, व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? सर टिश्यू इज अ नैपकिन, सर टिश्यू इज अ नैपकिन जिससे हम खाना खाने के बाद हाथ साफ करते हैं। तो टिश्यू ये नहीं है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, group of similar cells along with intercellular substance, along with intercellular substance। कहने का मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके बीच में ऐसे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है।
ऐसे इंटरसेलुलर स्पेस कह रहा हूं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो न्यूरल टिश्यू की बात करूंगा तो ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, और अगर ये ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे तो ये सेल्स किस टाइप के होंगे बेटा? न्यूरॉन्स। तो देखो यहां पे मैं बना रहा हूं, ये देखो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, यानी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल। तो यहां पे हो गया बेटा ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स यानी न्यूरॉन्स, along with intercellular substance, along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इन्हीं इंटरसेलुलर सब्सटेंस को बेटा बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरोग्लियल सेल, है ना। और ये पूरा का पूरा मिला के बेटा कहलाता है हमारा न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू में बेटा दो चीजें आ गई, एक हो गया न्यूरॉन्स, प्लस एक हो गया हमारा न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल और कुछ नहीं है बेटा, हमारा एक तरीके से इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। क्या है बेटा? इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये नर्वस टिश्यू तो बेटा एक तरीके का सीएनएस में भी प्रेजेंट होगा। यहां मिटा के अलग लिखता हूं, इधर देख, ये न्यूरल टिश्यू हमारा सीएनएस में भी होगा और हमारा पीएनएस में भी होगा। न्यूरल सिस्टम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होगा। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, यानी इसके अंदर आपको न्यूरॉन्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में इसके अंदर दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बेटा न्यूरोग्लियल सेल। क्या देखने को मिलेंगे? न्यूरोग्लियल सेल। यहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेंगे साथ में? ऑफ कोर्स सी बात है, न्यूरोग्लियल सेल। अरे मेरी बात में है कि नहीं आई? हाँ, इनके न्यूरोग्लियल सेल और इनके न्यूरोग्लियल सेल थोड़े थोड़े अलग होते हैं। सीएनएस में आपको 3 तरीके के न्यूरोग्लियल सेल देखने को मिलते हैं। 3 तरीके के कौन कौन से याद करना है? 3 तरीके के कौन कौन से? एक है बेटा ओलिगोडेंड्रोन। क्या है? ओलिगोडेंड्रोन पहला नाम है, ठीक है। उसके अलावा नाम है बेटा एस्टेरोसाइट, बेटा याद करना है। और तीसरा नाम है बालक माइक्रोग्लियल सेल। अब समझो, ये जो न्यूरोग्लियल सेल है सीएनएस में 3 तरीके के हैं, ओलिगोडेंड्रोन, एस्टेरोसाइट और माइक्रोग्लियल सेल। अब समझो, ओलिगोडेंड्रोन का काम होता है माइलिन शीट का फॉर्मेशन करना। किसका काम? क्या काम होता है बेटा? माइलिन शीट का फॉर्मेशन करना। तो माइलिन शीट क्या होती है? एक तरीके की फॉस्फोलिपिड लेयर होती है। एक तरीके की क्या होती है बेटा? फॉस्फोलिपिड लेयर होती है। फॉस्फोलिपिड की बनी हुई लेयर होती है जो आपके ऐसे एक्सोन को कवर करती है, ऐसे इस एक्सोन को कवर करती है। देखो, ये एक्सोन को कवर करती है, इन्हें बोलते हैं बेटा माइलिन शीट। क्या बोलते हैं बेटा? माइलिन शीट। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? तो ओलिगोडेंड्रोन जो होते हैं हमारे, वो माइलिन शीट फॉर्मेशन करते हैं अराउंड दी एक्सोन, जो किसकी बनी होती है बेटा? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। बात समझ में आ गई? अब अगला आता है बेटा एस्टेरोसाइट में मतलब देखो, तोड़ के पढ़ेंगे। साइट का मतलब सेल और एस्टेरो का मतलब स्टार शेप। तो ये ऐसे करके सॉरी, तो ये क्या बना दिया मैंने? देखो, एस्टेरो मतलब स्टार, तो ये ऐसे करके ना कुछ इस शेप के सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा? ये बनाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बनाते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। इनका काम क्या होता है समझो। मान लो ये हमारा ब्रेन है ना, यहां से ये ब्लड जा रहा, ब्लड वेसल जा रही है ना, तो इनके बीच में ये स्टार लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या है? ये ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहा है। मान लो यहां से ब्लड जा रहा है, इस ब्लड के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर ये ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये इस सीधा ब्रेन के अंदर चला गया तो हमारा ब्रेन डेड कर जाएगा। तो ये जो एस्टेरोसाइट्स है, ये इन ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करते हैं। ये जो टॉक्सिक चीजें हैं, इसको ब्रेन में आने नहीं देंगे। क्या मेरी बात में कि नहीं आई? अगला आता है बेटा माइक्रोग्लियल समझ लो, एक तरीके का क्या है? फैगोसिटिक सेल है। क्या है बेटा? फैगोसिटिक सेल है। कोई भी इंफेक्शन आया, कोई भी बैक्टीरिया आया, तो ये माइक्रोग्लियल सेल सीएनएस में प्रेजेंट, उसको खा जाएंगे, मार देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है। अब पीएनएस में आपको क्या पढ़ना है? एक सेल पढ़ना है जिसे बोलते हैं स्क्वैन सेल। क्या है? स्क्वैन सेल। ये भी एक तरीके का क्या है बेटा? न्यूरोग्लियल सेल है, लेकिन कहां प्रेजेंट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। कहां प्रेजेंट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट है। अब समझो मेरी बात, जो काम सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोन करता है,
वही काम पीएनएस में बेटा स्क्वायर सेल करता है। तो स्क्वायर सेल का क्या रहेगा यहां पे बनाएगा बेटा माइलिन शीट। क्या बनाएगा? माइलिन शीट। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? याद करने का तरीका, सवाल यह आता है कि ओलिगोडेंड्रोन में कौन बनाता है माइलिन शीट और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता? तो मैं ऐसे याद करता हूं, देखो पी एस दिख रहा है ना, तो मैं ऐसे याद करता हूं पी क्यू आर एस। अरे अल्फाबेट होता है ना, पी क्यू आर एस टी यू वी, तो पी क्यू आर एस, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पी वाला, क्यू आर एस यानी स्क्वायर सेल होगा। क्या होगा बेटा? स्क्वायर सेल होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है? आई थिंक आपको मेरी सारी बातें यहां तक क्लियर होती जा रही होंगी। मेरी बात आपको सारी यहां पे क्लियर होती जा रही होंगी। तो यहां पे बेटा हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा और उसमें मैंने आपको न्यूरोग्लियल सेल के बारे में बताया और न्यूरॉन्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम जान चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। अब हम लोग बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। लास्ट टॉपिक होगा आज का, लास्ट टॉपिक होगा आज का। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से मतलब आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, है कि नहीं? तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो तीन चीजें इसमें मेन होती है। तीन चीजें इसमें मेन होती है। पहला जो नाम है, पहले तीन हिस्सों में बांट रखा है एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, तीन हिस्सों में। पहला है बेटा डेंड्राइट। क्या है? डेंड्राइट। तो इसमें तीन चीजें होती है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, सेल बॉडी या इसका दूसरा नाम होता है, सॉरी दूसरा नाम कह रहा हूं, सेल बॉडी, और एक होता है बेटा एक्सॉन। तो तीन हिस्सों से मिलकर बना हमारा क्या? एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जिसे बोलते हैं डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। चलो एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, एक स्ट्रक्चर बड़ा ही पैरा बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स ड्रॉ अ स्ट्रक्चर। मेरे साथ साथ बनाना बेटा, मेरे साथ साथ बनाना, ताकि आप लोगों को यहीं पे ही याद हो जाए, ताकि आप लोगों को यहीं पे ही याद हो जाए। ये देखो, ये देखो, ठीक है ना? देखो भाई, ये एक तरीके की आपकी क्या है बेटा? सेल बॉडी, ठीक है ना? और सेल बॉडी से ऐसे माइन्यूट माइन्यूट करके, ऐसे करके ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ये ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ये ब्रांचेस को बोलते हैं बेटा डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इसको? ये है बेटा डेंड्राइट्स। इन्हीं डेंड्राइट्स पे पहली बार इंफॉर्मेशन आती है, इन्हीं डेंड्राइट्स पे पहली बार इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर होते हैं हमारे रिसेप्टर्स। ये दिख रहे हैं आप लोगों को, देखो ये प्रेजेंट होते हैं यहां पे क्या? रिसेप्टर्स। अरे मेरी बात में है कि नहीं आई? तो डेंड्राइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। बेटा सारी बातें समझा दूंगा, ये बात याद रखना। अब ये न्यूरॉन एक एनिमल का सेल है, एनिमल का सेल है, तो इस पूरे न्यूरॉन को कवर करके बैठती है हमारी कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना? पूरी मेम्ब्रेन को कवर करके बैठी है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरे न्यूरॉन को कवर करके बैठा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो यहां से पूरा का ये पूरा ऐसे करके कवर, पूरा ऐसे करके कवर कर रखा होगा। बात समझ में आई? अब देखो ये हो गया रिसेप्टर्स, ये हो गए डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इस इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स पे आते हैं, है ना? और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है बेटा सेल बॉडी। क्या है? सेल बॉडी। इसी सेल बॉडी का दूसरा नाम होता है बेटा साइटोन। साइटोन भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा पेरिकैरियोन। बात समझ में आ रही है? पेरिकैरियोन, ये सब इसके नाम है। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ये सब इसके क्या है? नाम है। तो नाम याद रखने आप लोगों को, नाम याद रखने। अब आगे समझो, अब आगे समझो। मेनली आपको सेल बॉडी और साइटोन तो याद रखना ही रखना है, पेरिकैरियोन याद रखो ना रखो, फर्क नहीं पड़ता। अब आगे समझो, ये सेल बॉडी, अब देखो ये डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन पकड़ी और ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं कहां? सेल बॉडी पे। कहां भेजते हैं? सेल बॉडी में। तो डेंड्राइट जो होता है वो इंफॉर्मेशन भेजता है कहां? टुवार्ड्स दी सेल बॉडी, टुवार्ड्स दी सेल बॉडी, या टुवार्ड्स दी साइटोन, या टुवार्ड्स दी पेरिकैरियोन। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आगे समझो, ये सेल साइटोन है, सेल बॉडी है। इसके अंदर क्या भरा होगा बेटा? इसके अंदर होगा देखो साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। बहुत नॉर्मल सी बात है, सेल के अंदर का हिस्सा साइटोप्लाज्म। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इन साइटोप्लाज्म के अंदर ना कुछ ग्रेनुअल्स ग्रेनुअल्स ऐसे करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा निसल्स ग्रेनुअल्स। क्या बोलते हैं? निसल्स, निसल्स ग्रेनुअल्स। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? निसल्स ग्रेनुअल्स। डेंड्राइट्स में भी होते हैं बेटा, ये डेंड्राइट्स में भी होते हैं हमारे क्या? निसल्स ग्रेनुअल्स। तो सवाल आता है कि निसल ग्रेनुअल्स क्या सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है? ना भैया, ये आपका साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है और
आपका डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट है। अब ये निसल ग्रेन्यूल्स में क्या होते हैं, दो चीजें होती है। एक होता है बेटा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। इनका काम होता है बेटा, इनका काम होता है प्रोटीन बनाना। इनका क्या काम होता है, राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना। इवन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उनका काम भी क्या है बेटा, एक तरीके का प्रोटीन बनाना। बात समझ में आ रही है? तो इनके पास एक सेकंड रुकना बेटा, इनके पास निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के मिलकर बने हैं। तो इनका काम क्या है बेटा, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसलिए इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। न्यूरॉन्स की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, निसल्स ग्रेन्यूल्स, क्योंकि उसमें क्या है, भरपूर मात्रा में राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब देखो, एक्सॉन की स्टार्टिंग पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन हिलक। क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलक। अरे मेरी बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है। और उसके बाद ये एक लंबा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं बेटा एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। अब देखो, एक्सॉन के ऊपर भी तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ी होगी, एक्सॉन के ऊपर भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ी होगी। ये एक्सॉन के ऊपर की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं बेटा एक्सोलीमा। क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा। और इसके अंदर भी तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो एक्सॉन के अंदर के साइटोप्लाज्म को बोलते हैं बेटा एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है, क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? और ये पूरा का पूरा बेटा, ये पूरा का पूरा होता कहलाता है बेटा एक्सॉन। क्या कहलाता है, एक्सॉन। और अगर मैं ये नर्व की बात कर रहा हूं, न्यूरॉन की बात कर रहा हूं, और ये मैं पीएनएस की बात कर रहा हूं, तो समझो मेरी बात, पीएनएस की बात कर रहा हूं तो यहां पे आपको मिलते हैं स्क्वैन सेल्स। क्या मिलते हैं बेटा, ऐसे करके स्क्वैन सेल्स, जो कि एक तरीके के क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे बेटा स्क्वैन सेल्स। बहुत बढ़िया समझा रहा हूं बेटा, स्क्वैन सेल्स मिलेंगे। ये हो गया बेटा एक तरीके के क्या, स्क्वैन सेल्स। अब ये स्क्वैन सेल्स क्या करेंगे, ये स्क्वैन सेल्स का काम क्या होता है, वेरी गुड, माइलिनेटेड शीट बनाना। क्या बनाना, माइलिनेटेड शीट। ये देखो, ये माइलिनेटेड शीट मैंने ऐसे बनाई है, जैसे मान लो अगर ये आपका एक्सॉन है तो ये ऐसे करके पूरा कवर करता है इसको, ऐसे करके क्या करता है, पूरा कवर करता है। तो ये बना ली इसने माइलिन शीट। तो ये क्या है बेटा, एक तरीके की, ये देखो, ये है आपकी माइलिन शीट, जो ऑफकोर्स सी बात है किसकी बनी होगी, फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड की। मेरी बातें सारी क्लियर हो रही है बेटा, मेरी बातें सारी क्लियर हो रही हैं। तो ये हो गया बेटा आपका फॉस्फोलिपिड, ओ फॉस्फोलिपिड ही लिख रहा हूं, है ना। तो ये होगी आपकी क्या, माइलिन शीट, माइलिन शीट, माइलिन शीट, जो कि किसकी बनी होगी बेटा, फॉस्फोलिपिड की। बेटा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर सारा समझ में आ रहा है, मान ही नहीं सकता। अब देखो, क्या एक्सॉन को पूरी तरीके से घेर रखा है माइलिन शीट ने, नहीं। कुछ कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे अगर आप ध्यान से देखो तो कई कुछ जगहों पे माइलिन शीट एब्सेंट है। उन माइलिन शीट को बोलते हैं, जहां पे एब्सेंट होते हैं उनको बोलते हैं बेटा नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है, क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? आई थिंक आपको मेरी सारी बातें यहां पे क्लियर होती जा रही। इन्हें बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। अब आगे समझो, ये एक्सॉन, ये जो एक्सॉन है, ये देखो इंफॉर्मेशन आए डेंड्राइट्स टुवर्ड्स दी सेल बॉडी लेके गई। अब ये यहां से जो होती है हमारी इंफॉर्मेशन, वो पहुंचेगा एक्सॉन के पास। ये एक्सॉन अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी लेके जाता है इंफॉर्मेशन को। तो लिखा होता है एक्सॉन जो होता है वो इंफॉर्मेशन को अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी लेके जाता है। अब आगे समझो, ये एक्सॉन आगे जाके देखो ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है। ये देखो, ये बन गया ब्रांचेस, ये एक्सॉन की ब्रांचेस होती है। ये क्या होती है बालक, एक्सॉन की ब्रांचेस होती हैं। और ये यहां पे होता है एक्सॉन आके खत्म, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं, एक्सॉन का टर्मिनल। और ये एक्सॉन टर्मिनल पे अटैच होते हैं हमारे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक नोब, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब। नोब लाइक, ऐसे नोब होता है ना, ऐसे नोब, तो ये नोब ही दिख रहा है आपको। इन साइनेप्टिक नोब में प्रेजेंट होते हैं बेटा हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन वेसिकल्स में होते हैं केमिकल्स, इन वेसिकल्स में होते हैं ढेर सारे केमिकल्स।
उन केमिकल्स को बोलते हैं बेटा हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं बालक? न्यूरोट्रांसमीटर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? न्यूरोट्रांसमीटर। अब समझो, अब समझो बेटा, सारी बातें क्लियर होती जा रही। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया बेटा न्यूरॉन का। इजी था, इजी पीसी। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, अगला पेज खोलेंगे। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक्सॉन के पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर अगेन बेटा दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। या तो ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होंगे जो चीजें एक्साइट कराएंगे, यानी एक्साइटरी वाले, एक्साइटरी वाले होंगे, या बेटा ये होंगे इनिबिटरी वाले। क्या होंगे? इनिबिटरी वाले। अरे बात में कि नहीं? अगर तो ये एक्साइटरी है तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से एक्साइटरी होते हैं? जैसे बेटा एग्जांपल होता है नोर एपिनेफ्रिन। क्या होता है? नोर एपिनेफ्रिन। तो नोर एपिनेफ्रिन इज अ एक्साइटरी। इनिबिटरी की बात करूं तो जैसे कि गाबा, जैसे कि सेरोटोनिन, जैसे कि सेरोटोनिन, जैसे कि गाबा, जैसे कि सेरोटोनिन। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे होते हैं। जैसे एक्साइटरी में और आता है बेटा जैसे कि एसिटिलकोलिन। स्पेलिंग पूरे लिखूं क्या? स्पेलिंग पूरा लिखूं क्या? अबे अब तो तुम लोग सीख जाओ, मैं तो कभी सीख नहीं पाया स्पेलिंग तो आप लोग ही सीख जाओ भैया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, अरे ये हो गया मच्छर तेरी ऐसी की तैसी एसिटिलकोलिन, ठीक है ना। इसमें हो गया जैसे देखो डोपामीन, डोपामीन भी एक तरीके का है। इसके अलावा देखो बेटा ग्लाइसिन। तो ये सारे के सारे इनिबिटरी हो गए। तो एक्साइटरी में आपको दो याद रखने हैं, नोर एपिनेफ्रिन और एसिटिलकोलिन। नोर एपिनेफ्रिन मतलब नोर एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, ठीक है ना। तो नोर एपिनेफ्रिन, एसिटिलकोलिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामीन, ग्लाइसिन, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। ये सब इसके क्या हो गए? एग्जांपल हो गए। तो हमारे पास एक्साइटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और इनिबिटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं। ये मत समझना एक ही न्यूरॉन में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एक न्यूरॉन या तो एक्साइटरी होगा या तो इनिबिटरी होगा। अब समझो, मैंने न्यूरॉन्स को दो हिस्सों में बांट दिया अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्साइटरी है तो एक्साइटरी न्यूरॉन हो गया, इनिबिटरी है तो इनिबिटरी न्यूरॉन हो गया। अब मैं न्यूरॉन्स को एक और तरीके से क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कि उस पे डेंड्राइट्स है या एक्सॉन है या नहीं है। पहला आता है बेटा ए पोलर न्यूरॉन। ए पोलर न्यूरॉन नाम से समझो, ए पोलर न्यूरॉन मतलब इस पे कोई भी पोल नहीं। कोई भी पोल का मतलब इसके पास सिर्फ सेल बॉडी यानी साइटोन है, सेल बॉडी यानी साइटोन है, ठीक है ना। एक सेकेंड से है ना, इसके पास कोई भी डेंड्राइट्स नहीं है और कोई भी एक्सॉन नहीं है। बात समझ में आई? कोई भी डेंड्राइट नहीं है, कोई भी एक्सॉन नहीं है। तो ऐसो को बोलते हैं ए पोलर न्यूरॉन। बेटा देखा जाता है हाइड्रा के अंदर, देखा जाता है हाइड्रा के अंदर। अब आ जाओ, अब आ जाओ, दूसरा आता है बेटा यूनिपोलर न्यूरॉन। दूसरा क्या आता है? यूनिपोलर न्यूरॉन। कितना टाइम हो गया भाई? काफी टाइम हो गया यूनिपोलर न्यूरॉन। अब न्यूरोपोलर न्यूरॉन में क्या होता है बेटा? इसमें डेंड्राइट्स तो नहीं होते लेकिन एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर देखो, ऐसा सेल बॉडी और ऐसे करके एक्सॉन। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। ये आपको ऐसे न्यूरॉन्स हमें देखने को मिलते हैं कहां? हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब हम एम्ब्रियो थे तो हमारे पास किस टाइप के न्यूरॉन्स थे बेटा? यूनिपोलर न्यूरॉन थे। यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब होता है कि डेंड्राइट एब्सेंट और एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अगला आ जाओ बेटा बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन नाम से समझ में आ रहा होगा। बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? ऐसा न्यूरॉन जिसपे एक एक्सॉन हो और एक डेंड्राइट हो। मतलब ये देखो, ये रहा डेंड्राइट और ये रहा हमारा क्या? एक्सॉन। तो ये आपको कहां देखने को मिलता है बेटा? ये आपको देखने को मिलता है हमारी रेटिना ऑफ आईज, रेटिना ऑफ आईज। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल, रेटिना ये नहीं है, ए एल नहीं है, ठीक है ना, रेटिना ऑफ आईज। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं तो हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एग्जांपल है बेटा, याद करने पड़ेंगे। एग्जांपल है बेटा, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक और होता है बेटा मल्टीपोलर न्यूरॉन। हमारी बॉडी में मैक्सिमम क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है ना, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का एग्जांपल दूं तो देखो बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था। मान लो ये रहा, ये बहुत सारे डेंड्राइट्स और ये एक एक्सॉन, ये एक्सॉन टर्मिनल वगैरह सब कुछ। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गया हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। मैक्सिमम आपको कहां देखने को मिलेंगे? मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मैक्सिमम कहां देखने को मिलेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या मेरी बातें क्लियर है?
क्या मेरी बातें क्लियर है? अरे वेरी गुड, सारी बातें क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में मैंने आपको सब बता दिया, देखो मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर। अब मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट टॉपिक जो आज का होगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको अभी दो तरीके के न्यूरॉन बता दिए, या तो एक्साइटरी न्यूरॉन और इनहिबिटरी न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरा मैंने आपको क्या बताया भैया कि डेंड्राइट्स और एक्सॉन के नंबर के हिसाब से मैंने आपको बताया कि ए पोलर न्यूरॉन हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है, यूनिपोलर हो सकता है, मल्टीपोलर हो सकता है। अब डिपेंड करता है माइलिन शीट के ऊपर, अब डिपेंड करता है बेटा माइलिन शीट के ऊपर। कुछ जिन न्यूरॉन्स के अंदर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, जिन न्यूरॉन्स के अंदर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, जिन न्यूरॉन्स के अंदर माइलिनेटेड शीट बनेगी या माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट होगी, उनको बोलेंगे बेटा, उनको बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। अरे बात समझ में कि नहीं आई? माइलिनेटेड बोलेंगे। और जिनके अंदर बेटा माइलिनेटेड शीट एब्सेंट होती है, उनको बेटा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब समझो मेरी बात, होता क्या है? मेनली पीएनएस की बात करूंगा। मेनली किसकी बात करूंगा बेटा? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूंगा। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, देखो बेल्ट खोलनी पड़ेगी मेरे को, यहां बेल्ट खोलता हूं मैं, एक बेल्ट खोल के आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। अब आपको पता है माइलिनेटेड शीट जो होती है वो कौन बनाता है? सीएनएस के अंदर बनाएगा बेटा ओलिगोडेंड्रोन। बेल्ट खोलना पड़ेगा, बेल्ट खोलना पड़ेगा। देखो बेटा, देखो मान लो ये हो गया आपका, ये हिस्सा हो गया आपका डेंड्राइट्स, ये हो गया आपका सेल बॉडी, ये हो गया डेंड्राइट्स, और ये होगी आपकी देखो बेटा न्यूरॉन, ये सॉरी न्यूरॉन कह रहा हूं, ये होगी बेटा एक्सॉन। तो जैसे ये आपको दिख रहा है एक्सॉन के यहां पे, अगर आपको दिख रहा है बीच में छोटे छोटे बेल्ट में पीछे छेद होते हैं, ये छेद होते हैं। ऐसी एक्सॉन में भी ना चैनल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। बात समझ में आई? इन्हीं में ही ना क्या होता है, हमारे आयंस वगैरह क्या करते हैं, अंदर बाहर होते हैं। आयंस क्या होते हैं? अंदर बाहर। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा, है ना। तो अंदर आयंस अंदर बाहर होते हैं, अंदर बाहर होते हैं आयंस हमारे। माइलिनेटेड शीट क्या करेगी? जब माइलिनेटेड शीट बनेगी तो क्या करेगी? देखो ऐसे करके माइलिनेटेड शीट पूरी बन गई, ऐसे करके क्या बन गई? माइलिनेटेड शीट पूरी बन गई। अब अगर ये माइलिनेटेड शीट बन गई तो ये देखो यहां से आदान प्रदान बंद हो गया, मतलब यहां से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? सेम चीज देखो, अगली माइलिनेटेड शीट यहां बन गई, बीच में जो माइलिनेटेड शीट नहीं बनी उसे क्या बोलते हैं बेटा? नोड्स ऑफ रेनवियर। यहां पे इंपल्स बनेगा, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, यहां पे फ्लो ऑफ चार्ज होगा। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो हमारी माइलिनेटेड शीट क्या कर रही है? एक तरीके की चार्जेस के फ्लो को रोक रही, चार्जेस के फ्लो को रोक दे रही है। और अगर जिस तरीके से ये चार्जेस की फ्लो को रोक रही है जिस तरीके से चार्जेस की फ्लो को रोक रही है, तो एक तरीके से तो हमारी माइलिनेटेड शीट होती है वो प्रोवाइड करती है इंसुलेशन, प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। मतलब वहां से जहां पे माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट होती है वहां से बेटा चार्ज फ्लो नहीं करता, वहां से बेटा चार्ज फ्लो नहीं करता, मतलब वहां पे इंपल्स फ्लो नहीं करेगा। अरे इंपल्स फ्लो हमारे चार्ज के फ्लो के हिसाब से करता है, जिस तरीके से चार्ज फ्लो होता है ऐसे इंपल्स फ्लो भी होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो माइलिनेटेड शीट प्रोवाइड करती है बेटा इंसुलेशन। माइलिनेटेड शीट प्रोवाइड क्या करती है? इंसुलेशन। मतलब अगर माइलिनेटेड शीट चढ़ गई इसके ऊपर चढ़ गई तो बात खत्म। अब समझो मेरी बात। पीएनएस की बात करूं तो पीएनएस में बेटा ऐसे करके अगर मैं बना रहा हूं, अगर मैं ऐसे करके पीएनएस का एक्सॉन बना रहा हूं, रुको इसको मिटा के जरूरत बनाता हूं। माइलिनेटेड न्यूरॉन ना, ये देखो ये एक्सॉन है, ये क्या है बेटा? एक्सॉन है। और पीएनएस की बात करो तो पीएनएस की बात करो तो देखो यहां पे ये क्या होगा बेटा? स्क्वाइन सेल। ये क्या होगा? यहां पे स्क्वाइन सेल प्रेजेंट होंगे। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, बहुत नॉर्मल बात समझाऊंगा, समझ सके तो समझ लो, ना समझो तो फिर तुम्हारी गलती, ना समझो तो तुम्हारी गलती। इधर देखो, इधर देखो, ये बेटा ये क्या चीज है हमारी? ये हमारे स्क्वाइन सेल। अब जिन पीएनएस के एक्सॉन के ऊपर ये स्क्वाइन सेल माइलिनेटेड शीट बना दे, जिनके ऊपर माइलिनेटेड शीट बना दे उन्हें बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बेटा? माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर स्क्वाइन सेल माइलिनेटेड शीट बना दे तो बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर स्क्वाइन सेल माइलिनेटेड शीट ना बनाए ऐसे को बोलते हैं बेटा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। मैं बताना क्या चाह रहा था कि चाहे माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, पीएनएस के अंदर स्क्वाइन सेल आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। स्क्वाइन सेल आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, चाहे वो माइलिनेटेड हो चाहे माइलिनेटेड ना हो। वो स्क्वाइन सेल की इच्छा है कि माइलिन शीट बना गया तो माइलिनेटेड हो गया, ना बनाया तो नॉन माइलिनेटेड हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो दोनों तरफ, दोनों ही जगह आपको माइलिनेटेड शीट देखने को बालक
मिलेगी ही मिलेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं आपको सिर्फ यही पढ़ाऊंगा, बाकी सब तो मैं आपको समझा चुका हूं। देखो बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, namely myelinated and non-myelinated. The myelinated nerve fibers are enveloped with squamous cells, है ना? तो myelinated nerve fiber क्या होती है? वो envelop होती है with squamous cell which forms a myelin sheet around the axon. The gaps between two adjacent myelin sheets are called knots of Ranvier. ये मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे समझो, myelinated nerve fibers are found in, मेरी बात समझना, जो myelinated nerve fibers है जिनके पास myelin sheet है, वो आपको मेनली कहां देखने को मिलेंगे? स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में देखने को मिलते हैं। आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। बेटा याद रखना है, माइलिनेटेड वाली स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में मिलती है, और जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो बेटा कहां मिलती है आपको, है ना? अच्छा देखो, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय अ स्क्वैमस सेल that does not form a myelin sheet around the axon. कहने का मतलब कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है उसके पास भी स्क्वैमस सेल तो है, स्क्वैमस सेल ने उसको घेर तो रखा है, लेकिन उसके ऊपर उसने माइलिन शीट नहीं बनाई। तो मैंने आपको पहले बोला, चाहे माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो, स्क्वैमस सेल आपको दोनों में देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि स्क्वैमस सेल ने माइलिनेटेड शीट बनाई है कि नहीं बनाई है। अरे मेरी बात समझ कि नहीं? तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको कहां देखने को मिलेंगे? इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भाई नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? वो आपको कहां देखने को मिलेगी? सॉरी उल्टा बोल गया। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में आपको माइलिनेटेड नर्व फाइबर देखने को मिलेगी, अगेन पार्ट है पीएनएस का, और पीएनएस का ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपको नॉन माइलिनेटेड देखने को मिलेगी, लेकिन स्क्वैमस सेल तो उसके अंदर होगा ही होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है बेटा? आई थिंक सारी बातें आपको मेरी यहां पे क्लियर हो रही होंगी। ये मैं आपको सारा स्ट्रक्चर बता चुका हूं, डेंड्राइट्स, निसल ग्रेन्यूल, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, स्क्वैमस सेल, है ना? ये सब मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। आशा करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो यार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, वहां पे हम और तगड़े तरीके से कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।